जो ज़ात आग और पानी बनाने पे कादिर है वो दोनों को एक करने पे भी कादिर है। वो संजीदगी से कहता उठ बैठा, लेकिन ये नामुमकिन है, नायिका ने बेबसी से कहा। और अगर मैं इसे मुमकिन कर दूं तो? ईसा ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो मेरा ये आग में सुलगता वजूद पानी में मिलकर फिर से तरोताजा हो जाएगा। वो इसके माथे पे माथा मस किए नम आवाज में बोली। वो इस गुर्बत में बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसी गुर्बत बार बार कहाँ नसीब होती है। ले मट्टी डाल पानी और गूंद इसे, इसके दो बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा। अब इन बुतों को तोड़ दे, फिर डाल पानी और गूंद इसे, इसके दो बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा। अब मेरे बुत की कुछ मट्टी है तेरे बुत में, और तेरे बुत की कुछ मट्टी है मेरे बुत में। ले जिंदगी का कोई रास्ता बता जो कर ले इन दोनों को जुदा। स्टीफेंस और मार्गरेट भी ईसा को देखने इसके कमरे की तरफ आ रहे थे। नायिका इनके कदमों की छाप से होश में आई और फौरन उठ खड़ी हुई। कुछ देर वो लोग इसके पास बैठे, फिर घर चले आए। इनके जाने के बाद हादी भी मिलने आ गया और फिर हाफिज अब्दुल्ला भी। एक एक करके सब इसकी खैरियत मालूम करने आते जाते रहे। तो मेरा खुद तो नहीं आई, लेकिन वो इससे फोन पर बात कर चुकी थी। पूरे 2 दिन वो घर पर रहा और तीसरे दिन जबरदस्ती यूनी चला गया। इतनी देर एक जगह पे टिके रहना इसके लिए मुहाल था। आज यूनी जाने के बाद जैसे सब इससे खैरियत मालूम कर रहे थे, इसे यूं लग रहा था जैसे वो सदियों बाद यूनी आया हो। आज वो सब फिर से बहुत खुश थे, सब एक साथ थे। यहाँ तक कि नायिका के साथ इसका नरम रवैया कुछ लोगों को परेशान भी कर रहा था। ये सर फाड़ने के बावजूद भी इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। हादी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, क्या बात है? हादी लॉन में एक साइड पे किताबें बखेरे लैपटॉप पर कोई काम करने में मसरूफ था जब ईसा इसके पास आया और इसके साथ ही नीचे बैठ गया। क्या मतलब इरादे नेक नहीं लग रहे? अगर कुछ पढ़ लूं तो मसला, अगर ना पढ़ूं फिर भी मसला। हादी लैपटॉप पे नजरें जमाए बोला, मतलब अपना काम करो तो समझ आती है, मगर इस असाइनमेंट पे तो मार्गरेट का नाम लिखा है। ईसा ने गौर से लैपटॉप पे लिखा मार्गरेट के नाम को देखा। हाँ, तो हम क्लास फेलोज हैं, हम एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं जैसे तेरे सारे काम स्टीफेंस और नायिका करते हैं। हादी ने साबका लहजे में कहा। अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कोई भी असाइनमेंट नहीं देखी। अपने भी बनाते हो या एक ही से गुजारा करते हो? ईसा ने शरारत से कहा। इसकी बनाऊंगा तो अपनी बनेगी ना। अब प्लीज मुझे तंग ना कर, कहीं ऐसा ना हो कल से तुझे डबल पट्टी बांध के आना पड़े। हादी ने इसके सर पे बंदी पट्टी देखते हुए कहा। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस कुछ कंफर्म कर रहा था यार। जिस लड़के ने कभी अपने असाइनमेंट इतने ध्यान से नहीं बनाए, आज वो किसी के लिए इतनी फिक्र से बना रहा है। वाओ, अमेजिंग। हादी इसकी बात सुनकर इसे घूरने लगा था। तुम्हारे असाइनमेंट भी तो स्टीफेंस बनाता है, इसका मैं क्या मतलब समझो? हादी ने लैपटॉप बंद करते इसे देखा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना, बस इसीलिए। ईसा मुस्कुराया। तो मैं भी। हादी के अल्फाज मुंह में रह गए और वो हाथ झटकता उठ खड़ा हुआ। तो इस दिन मस्जिद में तुम मार्गरेट को मांगने के लिए गए थे? हूँ, बेस्ट ऑफ लक, ईसा मुस्कुराते हुए बोला और वहाँ से चला गया। हादी हैरत से इसे जाते देखता रह गया। वो इसे मजीद तंग किए बगैर ही चला गया। हैरान होना तो बनता था। वो फरासीम की क्लास में गया जहाँ वो अपनी क्लास फेलोज के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। वो ईसा को दरवाजे में खड़ा देखकर खुद ही बाहर चला आया। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे हो? फरासीम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईसा ने मुस्कुराहट दबाई। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें बहुत मिस किया। फरासीम भी मुस्कुराया। जी मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों मिस कर रहे थे, लेकिन इस चोट की वजह से मैं आपसे मिल नहीं सका। ईसा ने मामूली संजीदगी से कहा। हाँ, स्टीफेंस ने बताया था तुम्हारे सर पे चोट लगी है। फरासीम बाहर की तरफ बढ़ा, वो भी इसके साथ चलने लगा। तो आज मैं आपको वजू सिखा दूं, क्योंकि जब तक आपको वजू करना नहीं आएगा तब तक आप वजू के बगैर कुरान भी नहीं पकड़ सकते। ईसा ने संजीदगी से कहा। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, क्योंकि आज के बाद तो तुम मेरे टीचर हो। फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों मस्जिद की तरफ चल पड़े। इनके पीछे पीछे मार्गरेट भी चल रही थी। वो इस दिन फरासीम की कहानी सुनने के बाद कई बार फरासीम से मिलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो इसे मिला ही नहीं। आज इनको देखकर वो दौड़ती हुई इनके पीछे चलने लगी थी। फरासीम भाई, मार्गरेट ने कुछ फासले की दूरी से आवाज लगाई। इसकी आवाज पे दोनों चौंक कर पलटे। भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मार्गरेट इनके करीब जाकर मुखातिब हुई। जी पूछे, फरासीम ने नरमी से कहा। ईसा हैरत से मार्गरेट को देख रहा था, जो फरासीम से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। वो पूछना ये था कि आपका ये फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो इसके बाद अगर आपसे राब्ता रखना हो तो
वो दोनों इसकी बात पे हैरान हो रहे थे। तो आप मुझसे मेरा नंबर ले लें, वैसे आपको मुझसे राब्ता रखने की क्या जरूरत पेश आ गई? फरासीन ने हैरत से पूछा। ईसा एक आईब्रोज का मुसलसल मार्गरेट को देख रहा था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जब आपके मज़ाहिब पर रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी, प्लीज मुझे भी बताइएगा कि आपके मुताबिक असल दीन क्या है। मार्गरेट ने गहरी सांस भरते हुए कहा। जरूर, क्यों नहीं, बल्कि सबको बताऊंगा, फरासीन ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये कहना था, अब हम जाएं? ईसा ने हैरत से कहा। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और वो मस्जिद की तरफ फिर से चलने लगे। मस्जिद पहुंचकर दोनों ने शूज उतारकर एक साइड पे बड़ी चप्पलें पहनी जो वजू के लिए इस्तेमाल होती थी। भाई, मैं वजू के दौरान बोलूंगा नहीं, आप बस मुझे फॉलो करते जाएं और अगर कहीं से समझ ना आए तो बाद में पूछ लीजिएगा। और एक और बात, वो ये कि वजू की हिकमतों में आपको मैं कल बता दूंगा। आज मैं पहले ही बहुत बोल चुका, मजीद नहीं बोल सकता और एक दफा सारा कुछ कंफर्म भी कर लूंगा, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए, इसलिए मैं पहले ही शक दूर कर देना चाहता हूँ, ईसा ने कहा और शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। फरासीन ने भी सर हिलाते हुए कोनियों तक बाजू फोल्ड किए, फिर पैंट टखनों से ऊपर तक फोल्ड की और वजू शुरू किया। ईसा को देख देख कर फरासीन वजू करता रहा, लेकिन ईसा ने जैसे बताया था गले से पानी कैसे निकालना है और नाक की हड्डी से कैसे पानी निकालना है, वैसे पानी निकालना फरासीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये पहली बार था, इसलिए बाकी वजू भी वो ईसा को देखकर मुकम्मल कर चुका था। मार्केट अभी भी वहीं खड़ी इनकी वापसी का इंतजार करी थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना इनके साथ मस्जिद ही चली जाती। वो थकार कर वहीं एक बेंच पे बैठी अकेली मुस्कुराने लगी। ईसा ने स्टीफेंस को बता दिया कि वो फरासीन के पास जा रहे थे और नमाज के वक्त मस्जिद ही मिलेगी। स्टीफेंस भी अब इसी तरफ आ रहा था। मार्गरेट को अकेले मुस्कुराते देखकर उससे पूछा, क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? स्टीफेंस ने इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और इसके साथ बैठ गया। इसकी आवाज पे वो चौंकी। कुछ नहीं भाई, मैं तो बस आपके बारे में सोचकर खुश हो रही थी। मार्गरेट ने अब मसनूई मुस्कुराहट दबाई। अच्छा जी, तो क्या सोचा जा रहा था मेरे बारे में जो आप इतना खुश हो रही हैं? स्टीफेंस ने मुस्कुराते हुए पूछा। भाई, मैं सोच रही थी आपकी जब शादी होगी तब कितना मजा आएगा, है ना? वो अपना रुख स्टीफेंस की तरफ करते हुए खुशी से बोली। हाँ, अभी से, लेकिन मेरी जान पहले शादी आपकी होगी, मेरी नहीं, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। स्टीफेंस इसकी बात पे हंस दिया। नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी, मैं बस आपकी और नायका की शादी देखना चाहती हूँ। वो इसके गले में बाजू हमायल करते हुए रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। मेरी और नायका की? वो हैरत से इसे देख कर बोला। जी भाई, मुझे सब पता है, मुझे पता है आप नायका से कितनी मोहब्बत करते हैं और शादी भी इसी से करना चाहते हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो कहते कहते रुकी। लेकिन क्या? वो अब इसका उदास चेहरा देखकर बेचैन हुआ। लेकिन ये कि आप भी नायका से बहुत प्यार करते हो और मुझे यकीन है वो भी आपके बगैर नहीं रह सकती और ना ही आपका प्रपोजल रिजेक्ट करेगी। मगर भाई, मुझे एक बात परेशान कर रही है, वो ये कि खानदान वाले मान जाएंगे, क्योंकि हमारा मजहब चचाजाद से शादी करने की इजाजत नहीं देता। इस रिश्ते को सब बहन भाई का रिश्ता समझते हैं। फिर आप क्या करोगे? वो मायूसी से गोया हुआ। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, साइंस भी कजन से शादी करने से मना करती है, क्योंकि इससे इनके बच्चे एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी है तो कोई मसला नहीं होगा। बहुत से कजन्स करते हैं आपस में शादी। लोग तो मोहब्बत की खातिर मजहब छोड़ देते हैं, फिर एक शरीयत का भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। वो इसकी बात पे पहले मुस्कुराया, फिर संजीदगी से बोलने लगा। क्या वाकई में लोग मोहब्बत की खातिर मजहब भी छोड़ सकते हैं? वो हैरत से पूछने लगी। हाँ, होते हैं कुछ ऐसे लोग भी जो सब मोहब्बत को अपना मजहब समझते हैं। वो कहते हुए खड़ा हुआ। मैं नमाज पढ़ाऊं, तुम भी अब क्लास में जाओ। वो इसके सर पे हाथ फेरकर चर्च की तरफ बढ़ा। वो कुछ लम्हे जमीन को घूरते कुछ सोचने लगी, फिर उठकर वहां से चली गई। वो पिछले 15 मिनट से लाइब्रेरी में बैठा अपने हाथ से लिखे गए कुछ नोट्स को बार बार बहुत गहराई से पढ़ रहा था। आज स्टीफेंस ऑफिस में किसी काम के सिलसिले में सुलेमान साहब के साथ मसरूफियत की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। ईसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसे बार बार पढ़ रहे हो? नायका ने हैरत से पूछा। भाई, फरासीन के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, बस वही देख रहा हूँ। ईसा ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। क्या मैं ये देख सकती हूँ? नायका ने इसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ। भाई, फरासीन मेरा वेट कर रहे होंगे, वापस आऊंगा तो देख लेना। वो कहते हुए बैग उठाने लगा। नायका ने सारा जवाब में हिलाया तो वो हल्की सी मुस्कुराहट दबाए वहां से चला गया। फरासीन पहले से इसकी क्लास के बाहर इसका इंतजार कर रहा था। दोनों धूप में पड़े एक बेंच पे बैठ गए जहाँ रश ना होने के बराबर था। ये ले भाई, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इनको देख लें एक बार।
ईसा ने नोट्स इसकी तरफ बढ़ाए। नहीं, ऐसे तो मैं नेट पे भी सर्च कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुद मुझे आसान लफ्जों में समझाओ। मतलब तुम खुद भी वजू में रहते हो तो क्या ये तुम पे कोई असर छोड़ता है या नहीं? फरासीम ने नोट्स वापस इसके हाथ में थमाए। वो तो मैं जरूर समझाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात वो ये कि वजू से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ ले और दरमियान और वजू के बाद की दुआ में आपको बाद में याद करवाऊंगा। सिर्फ एक बार सुन लेने से आपको याद नहीं होगी। अगर सादा और मुख्तसर कहा जाए तो वजू के दौरान हम जिन जिन अज़ा को धोते उन अज़ा से सरजद हुए गुनाह साथ साथ झड़ते जाते हैं, यानी हाथों, पाँव, जबान, आंखों वगैरह से किए गए गुनाह। वो तमीज बांधते हुए बोल रहा था। और सर का मसा, इसकी हिकमत? फरासीम ने इसे टोका। बहुत से लोग इबादत और मजहबी रसूम और रिवाज की अदायगी करते हुए भी इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि इससे इनको क्या फायदा होगा। इसलिए अब मैं आपको सही से लिहाज से वजू के फवायद बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को दिन में एक बार वजू करवाने से ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या होगी। वजू करने से फालिज में कमी वाक़या होगी। जल्द सोजिश, एक्जिमा, रंगत की तब्दीली, नज़ला जुकाम से निजात, आंखों की बीमारियों से निजात, अंधापन से तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा एड्स से निजात, गले और फेफड़ों के कैंसर से निजात में भी मुफीद है। अब सर के मसे की बात करते हैं। दिलो दिमाग और जिगर की बीमारियों से निजात हासिल होती है। रीढ़ की हड्डी, हराम मगज की मजबूती के लिए मुफीद है। पागलपन में कमी वाक़या होती है। गर्दन तोड़ बुखार से निजात मिलती है। नींद पूरी होती है और डिप्रेशन से निजात मिलती है। और वजू का बचा हुआ पानी पीने में शिफा भी है, यानी नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज वजू है। इसने नोट्स बंद करके फाइल में रखे। फरासीम गर्दन झुकाए सुनता रहा। ईसा के खामोश होने पर इसने गर्दन ऊपर उठाई और इसे देखने लगा। भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? ये सब मैंने अपने पास से नहीं लिखा, लेकिन बात सिर्फ यकीन की होती है। आप जब तक खुद इस पे अमल नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे यकीन होगा? ईसा ने इसका चेहरा देखकर कहा। यकीन करने के लिए तुम हो ना, चलना पड़ता है सबूत। वो एक चीज तो भूल ही गए। फरासीम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। वो क्या? ईसा ने हैरत से पूछा। यही कि वजू करने से चेहरे पे नूर भी आता है। फरासीम ने इसकी रोशन पेशानी को देखते हुए कहा। बिल्कुल, इससे चेहरा हमेशा तरोताजा रहता है। ईसा ने सर हिलाते हुए कहा। सूरह माइदा में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, जब तुम उठो सलावात अदा करने के लिए तो धो लो अपने चेहरे और बाजू कोनियों तक, और मसाक करो अपने सरों पर, धो लो अपने पांव टहनों तक, और सारा बदन पाक कर लो। और अल्लाह के फैसले अटल होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। और बेशक इस आयत में बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। ईसा ने कुरान की एक आयत का तर्जुमा बताया। ईसा, तुम सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान और मुसलमान ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे उस्ताद भी हो। फरासीम ने इसका कंधा थपथपाया। बहुत शुक्रिया भाई, वो मुस्कुराकर बोला और घड़ी पे टाइम देखते हुए फौरन उठ खड़ा हुआ। ओ शिट भाई, अंकल अब्दुल्ला का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। इनका लेक्चर मिस नहीं कर सकता वरना पापा से मेरी अच्छी खासी वाट लगवा देंगे। इसलिए मुझे अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। वो तेजी से कहता वहां से तकरीबन भागता हुआ क्लास की तरफ गया। सुमेरा क्लास में जा चुकी थी, लेकिन नायका अपनी क्लास अटेंड करने के लिए दूसरी क्लास में जा ही रही थी कि ईसा इसे जबरदस्ती वापस अपनी क्लास तक ले आया। कहाँ भागी जा रही हो? ईसा इसे क्लास तक ले आया, लेकिन वो अंदर नहीं गई। मेरी बाइबल की क्लास है, वहीं जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? नायका ने इसे घूरा। तो आज हमारे साथ क्लास ले लो। वैसे भी आज टिफिन भी नहीं आया, तुम भी बोर होती रहोगी। मेरी तो मजबूरी है, मैं अंकल अब्दुल्ला की क्लास मिस नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज आज तुम मेरे साथ बैठ जाओ ना प्लीज। ईसा के इल्तिजा पर इसे इसके आगे हथियार डालना पड़े और वो इसके साथ क्लास में चली गई। वो इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। न जाने क्यों आज नायका को देखकर इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो बहुत दिलचस्पी से इसे देख रहा था। हमेशा की तरह आज भी हाफिज अब्दुल्ला ने ईसा की तरफ इशारा किया तो तिलावत के लिए खुद को कंपोज करने लगा। नायका ने स्कार्फ गले में लपेट रखा था। स्कार्फ सर पे ओढ़ो। ईसा ने इसके कान में सरगोशी की। इसने नासमझी सर में सर हिलाते हुए जल्दी से स्कार्फ सर पे लपेटा। ईसा ने नजरें झुकाए सूरह इखलास की तिलावत शुरू की। सबकी नजरें झुकी हुई थी सिवाय नायका के। वो बिना पलके झपक इसके चेहरा देखती रही। तिलावत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन नायका अभी भी इसके चेहरे को देख रही थी। लेक्चर में क्या पढ़ा क्या नहीं वो कुछ भी न समझ पाई थी, क्योंकि वो अभी भी तिलावत कहने वाले की रस घोलती आवाज में घूमती। ईसा, आज तिलावत में क्या पढ़ा तुमने? क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों बाहर आ चुके थे जब वो इससे मुखातिब हुई। क्या मतलब? मैंने कुरान की एक सूरत की तिलावत की थी, शायद तुम्हें समझ नहीं आई। वो हैरत से इसे देख रहा था तो मेरा पास खड़ी मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही थी। वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि इस सूरत था क्या, मतलब इसका तर्जुमा क्या था।
सुमेरा के हाथ एक पल के लिए रुके, दोनों अब नायका को देख रहे थे। इसका मतलब ये था कि फरमा दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना ही इसका कोई हमसर है। ईसा ने बहुत नरमी से तर्जुमा सुनाया। तुम्हें अरबी भी आती है? नायका ने एक और सवाल किया। अरे नहीं, बस कुछ छोटी सूरतें हैं जिनका तर्जुमा बचपन में याद किया था, अभी तक याद है, इसके अलावा तो मुझे अरबी का तर्जुमा नहीं आता। ईसा इसकी बात पे मुस्कुराए। तो फिर तुम्हें कैसे पता कुरान में क्या क्या लिखा है? मतलब तुम्हें सिर्फ जिन सूरतों का तर्जुमा याद है बस वही समझ सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे होली बुक क्या कहती है? नायका ने कदरे संजीदगी से कहा। सुमेरा हैरत से इसे देख रही थी और कर भी कह सकती थी, क्योंकि इस बात का जवाब तो इसके पास भी नहीं था। और ईसा, वो तो इसकी बात पे लाजवाब सा होकर रह गया, इसे बस देखता ही रह गया। आज पहली बार इसे मुसलमान होने के बावजूद खुद पे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि इसे वाकई में कुरान में लिखा सारा कुछ नहीं पता था। हम मुसलमान सिर्फ सवाब कमाने के लिए कुरान पढ़ते हैं, इसने दिल ही दिल में सोचा। तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? चलो मार्गरेट और हादी के पास चलते हैं। सुमेरा ने ईसा की बदलती रंगत देखकर मौजू बदलने की कोशिश की। ईसा की मुस्कान तो जैसे हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। ये बात जैसे इसके दिल में लगी थी। इसे लगा जैसे वो तब तक सुकून का सांस नहीं ले सकेगा जब तक वो कुरान पाक को समझ न ले। क्या ऐसा भी कोई मुसलमान हो सकता है जिसे ये भी न पता हो कि कुरान पाक में लिखा क्या है? लेकिन आज इसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि आइंदा जो भी तिलावत करेगा पहले इसका तर्जुमा समझेगा, ताकि वो दोबारा ऐसी शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। आज सुबह से सुमेरा स्टीफेंस को इग्नोर कर रही थी। वो फैसला कर चुकी थी कि आइंदा वो कभी भी स्टीफेंस से पहले की तरह बात नहीं करेगी, क्योंकि इसी में इसकी बेहतरी थी। वो जानती थी कि इसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहती थी। वो इसे अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहती थी। वो कब से इसके पीछे पीछे इसे आवाजें देता, इसके पीछे चल रहा था, मगर वो इसे मुसलसल नजरअंदाज करती हुई भागती जा रही थी। तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ में जो, वो पीछे से इसका हाथ खींचता हुआ अभी कुछ बोल ही रहा था कि सुमेरा ने झट से अपना हाथ छुड़वाया। ये क्या बदतमीजी है? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो? क्यों नहीं छोड़ते मेरी जान? क्या चाहते हो मुझसे? वो गुस्से में टूट पड़ी और वो बेयकीनी से इसे देखता ही रह गया। क्या हो गया है? मैं कब हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ? मैं तो बस अपनी फाइल लेने आया था जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। वो भी थोड़ा गुस्से में बोला। वो अभी भी इसे यूं खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इतने में नायका और ईसा भी वहां आ गए। क्या हुआ तुम दोनों को? इतने गुस्से में क्यों हो? ईसा ने इन दोनों को हैरत से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, ये लो अपनी फाइल और मेरे वापस करो। तुम शायद गलती से मेरी फाइल उठा लाई हो। स्टीफेंस ने इसकी तरफ फाइल बढ़ाई। वो अपनी बेवकूफी पे खुद को कोस रही थी। ओहो यार, बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? मुझे लगा कोई जंग शुरू होने वाली है। ईसा ने कंधे उचकाए। सुमेरा ने फौरन फाइल इसे वापस की और नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। मैं इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा करने का आदी नहीं हूँ, वो संजीदगी से कहता पीछे मुड़ा। अरे अरे, हुआ क्या है तुम दोनों को? अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो फिर क्यों इतने सीरियस मूड में हो? कुछ तो हुआ है ईसा। इसने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसे मशकूक नजरों से देखने लगा। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? क्या हुआ है? कहीं तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नायका भी सुमेरा से पूछने लगी। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और ना ही मेरे मूड को कुछ हुआ है, सुमेरा ने बेरुखी से कहा और वहां से चली गई। स्टीफेंस भी इसे नजरअंदाज करता वहां से चला गया। नायका और ईसा इन दोनों को हैरत से देखते ही रह गए। ये दिन भी आना था जो हम दोनों को समझाया करते थे, आज खुद ही लड़ाई कर बैठे। ईसा ने दोनों को जाते हुए पीछे से देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता इनका कोई झगड़ा हुआ होगा, बात कुछ और है। तुम ऐसा करो, स्टीफन से पूछो आखिर बात क्या है और मैं सुमेरा से पूछती हूँ। नायका ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, लेकिन यार मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों भी एक बार लड़ ले? काफी दिन हो गए हैं, कोई झगड़ा नहीं किया, प्लीज एक बार हम भी झगड़ा कर ले। ईसा ने मसनूई संजीदगी से कहा। ओह ईसा, तुम भी ना कभी तो संजीदा हो जाया करो। जिनका झगड़ा हुआ है पहले इनको तो मना ले, फिर खुद भी झगड़ा कर लेंगे। नायका ने इसे आंखें दिखाई। ईसा इसकी बात पे मुस्कुराहट दबाए स्टीफेंस के पीछे गया और नायका सुमेरा को ढूंढने लगी। स्टीफेंस कैफे में एक साइड पर बैठा अभी भी सुमेरा के बोले गए अल्फाज को सोच रहा था। अब बताओ मूड क्यों ऑफ है? ईसा इसके साथ वाली कुर्सी पे बैठते हुए बोला। स्टीफेंस ने इसे सारी बात बताई। कुछ लम्हे वो दोनों खामोश रहे, लेकिन इसे इतना गुस्सा आया कि इस बात पे, तुम्हारे हाथ पकड़ने पे, तुम्हारे फाइल मांगने पे या तुम्हारे पीछे आने पे? ईसा ने कुछ सोचकर कहा।
वो मुझे नहीं पता, लेकिन यार मैं कभी इसके पीछे नहीं पड़ा रहता और मैं कब से इसे पीछे से आवाजें भी दे रहा था, लेकिन वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करता, मैंने इससे कोई बदतमीजी भी नहीं की। फिर भी स्टीफन अब अपने किए पर कहीं ना कहीं पछता भी रहा था कि इसे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। शायद इसी वजह से वो ज्यादा गुस्सा कर गई। तुम परेशान मत हो, नायका गई है इससे बात करने, हो सकता है इसका मूड पहले से किसी और वजह से ऑफ हो और गुस्सा तुम पे निकाल दिया हो। ईसा ने इसके कंधे पे हाथ रखा। बात जो भी हो मैं इससे माफी मांग लूंगा, मुझे इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था और आइंदा भी इससे बात करने से एहतियात करूंगा। स्टीफन ने धीमे लहजे में कहा, मतलब तुम सॉरी बोलने के बाद इससे हमेशा के लिए बाइकआउट कर दोगे, फिर कभी इससे बात नहीं करोगे? ईसा ने हैरत से पूछा। यही समझ लो, स्टीफन कहता उठ खड़ा हुआ। ईसा भी इसके पीछे चलने लगा। नायका भी इसी तरफ चली आ रही थी। स्टीफन इसे नजरअंदाज करता सुमेरा को लॉन में देखकर इसकी तरफ बढ़ा। क्या बताया सुमेरा ने? ईसा नायका से पूछने लगा। ये कहाँ जा रहा है, रोको उसे कहीं फिर से। नायका इसे सुमेरा की तरफ जाते देखकर परेशानी से बोला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो इसे सॉरी बोलने गया है। ईसा ने लापरवाही से कहा, चलो शुक्र है अब सब ठीक हो जाएगा। वो भी इसे सॉरी बोलना चाह रही थी। अब दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर सुलह कर लेंगे। नायका ने गहरी सांस भरी। वैसे स्टीफन की कोई गलती नहीं थी। सुमेरा ने ख्वाह मख्वाह में इतना गुस्सा झाड़ दिया। अब देखो ना, अगर मैं प्यार से तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ूंगा तो क्या ये बदतमीजी होगी? नहीं ना। तो फिर? ईशा ने इसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों में जकड़ने लगा। नायका ने बमुश्किल अपना हाथ छुड़वाया और इसे धक्का देती आगे बढ़ी। वो भी हंसता हुआ इसके पीछे चलने लगा। सुमेरा सर घुटनों पे झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी जब वो इसके पास गया। सुमेरा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्टीफन इसकी तरफ से जवाब के इंतजार में था, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो कुछ लम्हे ऐसे ही इसे देखता रहा, फिर इसके साथ नीचे बैठ गया। वैसे रोने वाली कोई बात नहीं थी जो तुम इतना रो रही हो, बल्कि बदतमीजी तुमने मुझसे की थी। मैं तो बस फाइल लेने आया था, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा था, मगर तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। और मैं कब हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ, बताओ? स्टीफन इसके घुटनों में छुपा चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था कि सचमुच में वो रो रही थी या है। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ ज्यादा बोल गई थी, आई एम सॉरी। सुमेरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वो इससे नजरें ना मिला सकी। ठीक, लेकिन मैं आइंदा एहतियात करूंगा, वो कह कर उठा। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, आइंदा ये बात याद रखना। वो गहरी संजीदगी से कहता वहां से चला गया। वो इसे जाते हुए देखती रही, फिर सर झुकाए रोने लगी। वो खुद इससे दूर रहना चाहती थी, मगर अब वो खुद दूर जा रहा था, जो सुमेरा के लिए बर्दाश्त करना मुहाल था। वो जानती थी अब वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकते, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इश्क में नजदीकी दूरी, बात करना ना करना, मिलना या ना मिलना, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। किसी से दूर रहने से हमारे दिल में छुपी मोहब्बत कम या खत्म नहीं हो, थोड़ी हो जाती है। नायका और ईसा इन दोनों को ही देख रहे थे। स्टीफन के जाने के बाद वो दोनों तेजी से चलते हुए सुमेरा के पास जा बैठे। तुम दोनों की सुलह हो गई? नायका ने जल्दी से पूछा। वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं क्या करूं? मैं इसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो राह से लहजे में बोली और सर उठाकर नायका को देखने लगी। ईसा भी इसके साथ ही बैठा सुमेरा को घूर रहा था, लेकिन सुमेरा इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। ईसा को तो समझ ही नहीं आई कि चल क्या रहा है। बात इतनी कैसे बढ़ गई? इससे पहले कि ईसा कुछ पूछता, वो बैग उठाकर वहां से चली गई। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये सब क्या है? ईसा अब नायका से पूछने लगा। ये सब वो है जिसके बारे में कभी तुमने सोचने की जहमत नहीं की और ना ही कभी करोगे। मैं जा रही हूँ, और खबरदार अगर मेरे पीछे आए तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। नायका ने एक नजर इस पे डाली, फिर गुस्से से बोलती हुई वहां से चली गई। मैंने क्या किया है यार, मुझ पे इतना गुस्सा क्यों? वो पीछे से बोला, लेकिन वो मुड़ी नहीं। वो वहीं बैठा इसके अल्फाज को सोचने लगा। आखिर ऐसा क्या है जिसके बारे में सोचने की जहमत करनी चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं। ईसा घर जाने के बाद भी नायका को मैसेजेस और कॉल करता रहा, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। थक हार कर इसने स्टीफन को कॉल की। इसने पहली रिंग पे ही कॉल रिसीव कर ली थी। यार आखिर मसला क्या है? मैं कब से नायका को कॉल कर रहा हूँ, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही, ना ही सुमेरा कॉल रिसीव कर रही है। प्लीज तुम नायका से सारी बात पूछ के बताओ मुझे, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है जो बात ही नहीं कर रही। ईसा कॉल रिसीव होते ही तजबजब से होकर बोला, पता नहीं यार क्या हुआ है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं नायका से पूछ कर बताता हूँ। वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रही? स्टीफन ने कहकर फोन बंद किया
वो नायका के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो खिड़की खोलकर आसमान पे उड़ते परिंदों को बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके पीछे खड़ा हो गया और सीने पे हाथ बांधे इसे देखने लगा। क्या देख रही हो? वो इसकी आवाज पे चौंकी। इन परिंदों को देख रही हूँ। शुक्र है इन परिंदों का कोई मजहब नहीं, वरना आसमान से खून की बारिशें होती। वो अभी भी बेसाख्ता आसमान की तरफ देखते हुए बोल रही थी। क्या बात है, आज बहुत गहरी बातें कर रही हो? सब खैरियत? स्टीफेंस ने इसे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा। वो इसकी बात पे हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, सब खैरियत है, मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, इसने रुख स्टीफेंस की तरफ करते हुए कहा। बात भी कर लेना, पहले तो मुझे ये बताओ कि ईसा की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? वो कब से तुम्हें कॉल कर रहा है? स्टीफेंस ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, वो मुझसे सुमेरा के बारे में कुछ पूछना चाहता है, लेकिन सुमेरा ने मुझे मना किया है कि मैं इसकी बात किसी को भी ना बताऊं, इसलिए मैं अभी इससे बात नहीं करना चाहती। नायका ने बात घुमाई। क्या मसला है इसके साथ? स्टीफेंस ने गहरी संजीदगी से पूछा। बताती हूँ, इसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन प्लीज तुम सुमेरा को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है, वरना वो मुझसे बहुत नाराज होगी। और ये बात मैं सिर्फ तुमसे कर रही हूँ, इसलिए तुम भी और किसी से ये बात शेयर ना करो। नायका आहिस्ता कदमों से चलते हुए बोल रही थी और सोफे के किनारे बैठ गई। ऐसी क्या बात है जो सिर्फ मुझे बताना चाहती हो, वो भी सुमेरा के बारे में? लेकिन प्लीज, अगर तुम आज के हवाले से इसकी तरफ से कोई भी सफाई पेश करना चाहती हो तो मैं ही बता दूं, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो अभी कहता हुआ इसके साथ बैठ गया। बात कुछ और है और शायद तुम्हें बताना भी जरूरी समझती हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। लेकिन प्लीज, जब मैं बात पूरी ना कर लूँ तुम कुछ बोलोगे नहीं? नायका इसे उंगली दिखाते हुए बोली। ओके फाइन, इसने सर हिलाते हुए कहा। असल में बात यह है कि वो सुमेरा तुमसे बहुत प्यार करती है। इसने डरते डरते वो मुश्किल बस इतना ही कहा। व्हाट, आर यू सीरियस? स्टीफेंस बेख्तियार बोल पड़ा। हैरत से इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसे अपनी समात पे इस वक्त बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। नायका ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे खुद बताया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसीलिए वो तुमसे दूर रहने की बस कोशिश कर रही है। आज भी इसने जानबूझकर तुमसे बदतमीजी की ताकि आइंदा तुम इससे बात ही ना करो, पर अब वो अपने किए पे बहुत पछता रही है। वो नहीं जानती थी कि तुम्हारी नाराजगी इस कदर जानलेवा होगी। इसके लिए वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। वो तमीज बांधते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, क्योंकि आज जो भी हुआ था इस पे स्टीफेंस को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो सुमेरा का जिक्र करते हुए थोड़ा डर रही थी। स्टीफेंस ने अपना सर पकड़कर टेक लगाई। व्हाटएवर, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जो होना था हो गया, अब इस बारे में मजीद गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं, और मैं भी आइंदा इससे बात नहीं करने वाला। इसी में इसकी बेहतरी है। स्टीफेंस ने सपाट लहजे में कहा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इसको समझो, इससे नाराजगी खत्म कर दो प्लीज। मैं इसे मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम दोनों और कुछ ना सही, लेकिन अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हो ना? नायका ने इस्तफसार किया। मैं इससे नाराज नहीं हूँ। जो तुम बात बताई है, इसके बाद मैं इससे दोस्त बनकर बात करके इसे किसी गलतफहमी में रखना नहीं चाहता। कहीं वो इस दोस्ती का कोई और मतलब ही ना निकाल बैठे। स्टीफेंस ने संजीदगी से कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने खुद को समझा लिया है। वो अभी जानती है जैसा वो चाहती है वैसा कभी नहीं हो सकता। स्टीफेंस, इसने तुमसे मोहब्बत की है, नफरत नहीं। जो तुम बदले में इसे मजीद तकलीफ देना चाह रहे हो, जैसे पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चलेगा। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, ऐसे तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। सबके ज़हन में मुख्तलिफ सवाल पैदा होंगे। नायका ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। ओके फाइन, मैं इससे बात कर लूंगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कभी भी कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। ये सुमेरा अभी ना एक नंबर की पागल है। स्टीफेंस इसकी शक्ल देखकर मान ही गया कि वो सुमेरा से पहले जैसा रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नायका की बात टाल भी नहीं सकता था। थैंक यू सो मच डियर, तुम बहुत अच्छे हो, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो। इसीलिए तो बेचारी सुमेरा तुम पे दिल आ गया, और एक तुम हो कि सिर्फ ही नहीं कराते। कितना प्यार करती है ना तुमसे। यू आर सो लकी। वो मुस्कुराते हुए बोली। स्टीफेंस इसकी चमकती आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। अब बस भी कर दो, अब तो मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। और हाँ, ईसा को भी कुछ ना कुछ बता देना, वरना इसे सारी रात नींद नहीं आएगी। वो कहते हुए उठा और एक नजर मुस्कुराती नायका पे डालता वहां से चला गया। वो बस अर्थ में सर हिलाते मुस्कुराई और जल्दी से फोन चेक किया, जहां हर तरफ से सिर्फ ईसा ही छाया हुआ था। नायका ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसे कॉल की। नायका चुड़ैल, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे नाराज होकर चली गई? ईसा पहली रिंग पे कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ा। हाँ, उफ ईसा, तुम भी ना जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हो। पहले तुम मुझे तंग किया करते थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा तंग कर लिया जाए। नायका इसके अंदाज पे हंसी।
मोहम्मद ईसा अली को परेशान करने के लिए फना होना पड़ेगा, इसलिए प्लीज आइंदा परेशान करने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेना। ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया, बहुत नीचे दर्जे का था। ईसा ने फातिहाना अंदाज में कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हारे लहजे में इतनी परेशानी क्यों? वो तंजिया बोली। परेशानी नहीं, कुछ और था जो तुम समझी नहीं। और वैसे भी फोन पे क्या चलता है, कौन किस अंदाज में बात करता है? ऐसा ईसा ने आंखें बंद करते हुए धीमे लहजे में कहा। खैर, पता तो चल ही जाता है, वो अलग बात है कि तुम मान नहीं रहे। और तुमने मुझे इतनी कॉल्स क्यों की? स्टीफेंस भी पता नहीं क्या सोचता होगा। नायका अब कदर संजीदगी से बोली। पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं तो बस यही कंफर्म करना चाहता था कि ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे सोचने की जहमत करनी चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं। और हाँ, स्टीफेंस कुछ भी नहीं सोचेगा, उल्टा सीधा हमेशा तुम ही सोचती हो, वो नहीं। वो बेड पे लेटते हुए कुशन सीने पे रखे बोला। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बोल दिया। वो आहिस्ता से कहती बेड पे औंधे बल्ब लेट गई। अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कल यूं ही पूछ लूंगा। अभी तुम मुझे ये बताओ कि सुमेरा का क्या सीन है? ईसा का लहजा थोड़ा मशकूक सा था। ये सीन भी कल ही पूछ लेना, बल्कि जो भी पूछना है वही पूछा करो, नायका ने मसनूई नाराजगी दिखाते हुए कहा और फोन बंद कर दिया और हाथ में पकड़े मोबाइल पे ईसा के मैसेजेस देखकर मुस्कुराने लगी। मेरी बात तो हद है यार, लड़कियां भी ना ख्वाह नाराज हो जाती हैं। वो फोन बेड पे पटकते हुए बड़बड़ाया। हरी भरी घास पे वो दोनों नंगे पांव हाथों में हाथ डाले एक दूसरे को मोहब्बत के हवाले किए। चंद कदम चल कर रुके। वो इसके पैरों पर अपने पैर रखकर आंखें मूंदे इसे खुशबू की तरह सांसों में उतारने लगी। वो इसकी घनी स्याह पलकों से अपने होंठ मस करता तो वो शर्मा के अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लेती। दोनों एक दूसरे की धड़कनों की बेपनाह एक दिल फरेब सी तवानियत और सुकून महसूस कर रहे थे, जैसे मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसास सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए गए हों। वो इसकी बाहों में झूलती तो जरा सा झुककर अपनी नाक इसकी नाक से मस करता तो वो झुंझलाते हुए खिलखिलाती। इसकी बाहों में झूलते कब और कैसे इसका हाथ छूट गया वो खुद भी ना समझ पाया और वो इसे अपनी आंखों के सामने गिरते देखता ही रह गया। नायका, वो बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन इस वक्त जमीन पे नायका नहीं बल्कि वो खुद गिर पड़ा था। यानी वो ये सब ख्वाब देख रहा था। होश तो तब आया जब अलार्म ने बजना शुरू किया। ओ गॉड, ये लड़की सचमुच में चुड़ैल है, कभी खुद डर जाती है और कभी दूसरों को डराती रहती है। वो अपनी कमर मसलते हुए बड़बड़ाया और एक नजर मांस पे डालता जल्दी से उठकर कहीं वो इसे नीचे गिरता न देख ले। मांस, उठो, नमाज का टाइम हो गया है, पापा आने वाले हैं, वो डांट पड़ेगी, शाबाश जल्दी से उठ जा। वो मांस के बालों में उंगलियां फेरता इसके कानों में सरगोशियां करने लगा। बस 5 मिनट और, मांस नींद में बड़बड़ाया। वो भी इसके सर पे अपना सर टिकाए आंखें मूंद गया। भरपूर 5 मिनट बाद ईसा ने इसके ऊपर से कंबल उतारा और इसे हर रोज की तरह आज भी कंधों से पकड़कर बिठाया। ये इनका रोज का मामूल था। मुख्तलिफ मसाजिद में अजान की आवाजें गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद तीनों बाप बेटा नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चले गए। ज़ैनब बेगम घर में नमाज अदा करने में मसरूफ हो गई। हर रोज की तरह आज भी ईसा ने घर आकर कुरान की तिलावत करने के लिए कुरान पाक खोला, मगर आज इसे अपना वजूद बहुत खोखला महसूस हो रहा था। इसका ध्यान किसी और ही तरफ था जो इसे बहुत बेचैन कर रहा था। वो जैसे ही पहला लफ्ज जुबान पे लाता वो अगला लफ्ज पढ़ने के लिए पहले लफ्ज पे गौर करने लगता और आगे जाने के बजाय फिर से पहले लफ्ज पे चला जाता, क्योंकि आज इसका ज़मीर इसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसने कुरान पाक बंद किया और उसे मखसूस जगह पे रखकर मुईज साहब के कमरे में गया और कहा, वहाँ से मोटी जिल्द वाला कुरान पाक लेकर अपने कमरे में गया। इसमें कुरान पाक के हर आयत का तर्जुमा तफसीर बहुत तफसील से बयान की गई थी। आज इसे कुरान पाक पढ़ते हुए नायका बहुत शिद्दत से याद आई थी। शायद ये तफसीर वाला कुरान पाक भी इस वक्त इसी की वजह से इसके हाथ में था। इसने सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी और अगर अल्लाह लोगों में बास से बास को दफा ना करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहां पर फजल करने वाला है। नीचे इसकी तफसीर में एक हदीस मुबारक लिखी गई थी, अल्लाह ताला एक साले मुसलमान की बरकत से इसके पड़ोस के 100 घर वालों को बला दफा फरमाता है, यानी नेकों का कुर्ब भी फायदा पहुंचाता है। इसने मजीद कुछ आयात का तर्जुमा पढ़ा और कुरान में लिखी गई अल्लाह की बातें पढ़ने में इस कदर मगन हो चुका था कि इसे वक्त का भी ख्याल ना रहा। वो बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहा था। अगर माज इसे नाश्ते के लिए बुलाने ना आता तो शायद अभी भी वो यूं ही पढ़ता रहता। आज यूं ही जाते ही वो नायका को किसी न किसी बहाने से कल वाली बात पूछता रहा, मगर नायका इसे मुसलसल टालती रही। वो इसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करता रहा जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो वो जुबान पे लाने से
कतरा रही थी। इसने लाइब्रेरी के पीछे जहाँ कोई और मौजूद नहीं था जाकर इसे मैसेज किया, फौरन लाइब्रेरी के पीछे आओ वरना मैं सबके सामने जबरदस्ती तुम्हें खींच कर लाऊंगा। वो मैसेज करके दीवार के साथ टेक लगाए इसका इंतजार करने लगा। वो इसका मैसेज देखकर चौंकी, फिर खुद को कंपोज करती वहां गई जहां वो खड़ा इसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वो इसे ढूंढती इधर उधर देख ही रही थी कि ईसा ने एक झटके में इसका हाथ खींचकर इसे दीवार के साथ टिकाया। इससे पहले कि वो मज़ाहमत के लिए कुछ बोलती, ईसा ने एक हाथ इसके होंठों पे रख दिया और दूसरे हाथ से इसका बाजू थामा। अब बताओ आखिर मसला क्या है, क्यों तंग कर रही हो? वो इसकी लड़ती पलकों को गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। इसने धीरे से अपना हाथ इसके होंठों से हटाया। वो कुछ भी तो नहीं, मैं क्यों तंग करूंगी? वो सुमेरा पता नहीं क्या कर रही थी। वो बौखलाई वो इसके आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो इससे नजरें मिलाने से भी घबरा रही थी। सर्दी में भी इसे पसीना आ रहा था। मैंने सुमेरा का कब पूछा? मुझे सिर्फ ये बताओ ऐसा क्या है जिसके बारे में मुझे सोचने की जहमत करनी चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं। वो संजीदगी से बोला, तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो भी इसकी आंखों में देखकर संजीदगी से बोली, फर्ज करो मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? किस बात की टेंशन है? वो इसका हाथ छोड़कर हैरत से गोया हुआ। मुझे डर है कहीं मुझे तुमसे इश्क न हो जाए। वो आंखें बंद करके मुठ्ठियां भींचते हुए बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस नायका सुलेमान, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको मुझसे इश्क हो चुका है। वो इस पे थोड़ा सा झुका और हल्की सी मुस्कुराहट दबाने लगा। इसी बात का डर है कि मुझे तुमसे इश्क हुआ है। तुम मेरे लिए एक लाहासिल चीज बन गए हो। ईसा मैं क्या करूं? मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं अपने दिल की बात जुबान पे हरगिज नहीं लाना चाहती थी, मगर मेरे दिल पे जो बोझ है वो सिर्फ तुम ही कम कर सकते हो और कोई नहीं। आंसू एक रवानी से बह रहे थे। मैंने कहा था ना कि आग और पानी को एक साबित करके दिखाऊंगा। जब आग और पानी खुद एक होना चाहते हैं तो अल्लाह के सिवा इस दुनिया में और कोई ताकत ऐसी नहीं जो इनको एक होने से रोक सके। हाँ, मैंने देखा है आग और पानी को एक होते, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। ईसा की खुद एतमादी ने एक पल के लिए इसके दिल से हर तरह का डर खौफ खत्म कर दिया। ईसा ने इसकी आंसू साफ किए और इसकी पेशानी चूम कर इसे दिलासा दिया। आज वो जिस ईसा के साथ थी कोई और ही था, जैसे कोई मुकम्मल अपना जो इसकी हर तकलीफ अपने अंदर जज्ब कर गया। वो नम आंखें मूंदे इसके सीने पे सर रखे इसके हिसार में होली, हमारा मजहब तो इश्क है जिसकी इब्तिदा भी और इंतहा भी किसी भी अनदेखे वाक़े से जुड़ी हुई है। ये जिस्म क्या है? ये जान क्या है? ये जिंदगी का निशान क्या है? ये कौन शब भर निज़ाम ख्वाब विसाल हम में चला रहा है? ये कौन जिस्मों की रोई चरखे पे काटता है? तुम्हारा दुख है, तुम्हारा दुख भी अजीब दुख है। हमारे जिस्मों में धड़कनों के रिदम पर धमाल डालता है। हमारी मट्टी उड़ा रहा है। हमारा क्या है? हमें तो चरखे के चक्करों में किसी ने उलझा दिया है। ऐसे के रेत थल की हमारे जख्मों के रास्ते से हमारे जहनों में आ गई है। खुदारा संभाले रखना कि हम अभी थल से आशना नहीं हुए हैं और इश्क चरखे के चक्करों में हमारे जिस्मों के सारे धागे उलझ चुके हैं। ईसा और नायका की गैर मौजूदगी में सुमेरा ने फिर से स्टीफेंस को सॉरी बोलने का फैसला किया। वो कॉल पे किसी से बात करने में मसरूफ था जब वो धीरे से इसके साथ वाली कुर्सी पे बरजमान हुई। स्टीफेंस से फोन बंद करके अपना रुख इसकी तरफ किया। वो पलके झुकाए हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। स्टीफेंस पहली बार इसे यूं खुद के सामने नर्वस होता देखकर मुस्कुराया। सुमेरा क्या बात है, आज इतनी चुप चुप क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वो बहुत नरमी से मुखातिब हुआ। सुमेरा इसका रवैया देखकर चौंकी, जैसे कल कुछ हुआ ही न था। नहीं तो वो बौखलाई। तो फिर इतनी खामोश क्यों हो? वो साबका लहजे में बोला। नहीं तो वो भी साबका लहजे में बोली। स्टीफेंस इसकी बौखलाहट देखकर हंस दिया। क्या नहीं तो लगा रखा है? स्टीफेंस हंसा। स्टीफेंस वो मैं कल के लिए वो बोल ही रही थी कि स्टीफेंस ने इसे टोका। कल कुछ भी नहीं हुआ था। तुमने कोई ख्वाब देखा था जो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं, इसलिए अब इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओके चलो अब मूड अच्छा करो, फिर कैफे चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो मुस्कुराता हुआ उठा और अपना बैग उठाकर इसे देखने लगा। वो भी हल्की सी मुस्कुराहट दबाए खड़ी हुई। सुमेरा के दिल में इसके लिए मोहब्बत और बढ़ गई थी। वो दिल ही दिल में इसे पूजने लगी थी। आज हादी ने भी फैसला कर लिया था कि वो मार्केट से अपने दिल की बात कह डालेगा, मगर आज मसरूफियत की वजह से दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिला।
और जब फ्री टाइम में मौका मिला तो मार्गरेट इसके पास मौजूद ही नहीं थी। वो ईसा को ढूंढने जा चुकी थी। कैफे में सुमेरा और स्टीफेंस को देखकर वो इनकी क्लास में भागती हुई गई, मगर ईसा वहाँ भी मौजूद नहीं था। नायका अकेली इस वक्त कैफे की तरफ जा रही थी। वो क्लास से भागती हुई मस्जिद की तरफ दौड़ी। वो इसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रही थी। मस्जिद के बाहर खड़ी वो इसका बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं इसे एक दिन न देखूं तो मैं मरने लगती हूँ। अगर वो हमेशा के लिए मुझसे कहीं दूर, वो ये सोचते हुए झंझलाई। ये सोचते हुए इसका सर चकराने लगा था। वो खुद को संभाल न सकी और एक ही लम्हे में इसकी आंखों में अंधेरा छाया। थोड़ी देर बाद ईसा भी मस्जिद से निकल आया। वो मार्गरेट को देखकर भागता हुआ इसके पास आया। मार्गरेट, आंखें खोलो। वो इसका चेहरा थपथपाते हुए परेशानी से बोला। इसके आने से पहले ही वो बेहोश हो चुकी थी। इतने हाल में हादी भी आ पहुंचा। ईसा ने इसे बाजुओं में उठाकर बेंच पर लिटाया। हादी तो हमारी परेशानी के कुछ बोल ही ना पाया। स्टीफेंस को बुलाओ जल्दी, ईसा ने हादी से कहा। आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स ने इसे पानी पिलाया, मगर इसे होश नहीं आया। हादी ने स्टीफेंस को कॉल करके वहां बुलाया। वो भी 1 मिनट में दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। होश न आने पर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मार्गरेट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो चुका था, जिस वजह से इसकी रंगत बहुत जर्द पड़ चुकी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद इसे होश आया तो सबकी जान में जान आई। वो लोग इसे हॉस्पिटल से घर ले आए थे और इस वक्त सब मार्गरेट के कमरे में मौजूद थे। स्टीफेंस इसके सिरहाने बैठा रोए जा रहा था और दूसरी तरफ सुमेरा बैठी थी। ईसा और हादी खड़े स्टीफेंस को चुप करा रहे थे, मगर आंसू से कि बेख्तियार बहे जा रहे थे। स्टीफेंस, प्लीज चुप हो जाओ। देखो मार्गरेट अब बिल्कुल ठीक है। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मार्गरेट को कौन संभालेगा? ईसा पेट के किनारे बैठकर स्टीफेंस का हाथ थामे इसे चुप कराने लगा। मार्गरेट पे अभी भी कुछ हद तक खनूदगी तारी थी। भाई मैं ठीक हूँ, मार्गरेट ने नम आवाज में कहा। स्टीफेंस ने प्यार से इसकी पेशानी पे बोसा दिया और इसके माथे पे आए बाल हटाए। इतने में नायका दूध का ग्लास ली अंदर दाखिल हुई। मार्गरेट, उठो, जल्दी से दूध पियो। सुमेरा ने इसे बिठाया और दूध का ग्लास इसे थमाया। आज पहली बार मार्गरेट ने बिना मुंह बसूरे दूध पीने की कोशिश की, वो भी सिर्फ अपने भाई के लिए, क्योंकि वो मजीद इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। आदि भी अभी इसकी हालत देख कर सकते में यूं ही खड़ा था। इसने तो कुछ बोला ही नहीं गया। मार्गरेट, तुमने तो आज हम सबको डरा ही दिया था। भले ऐसे भी कोई बेहोश होता है? शक्ल देखो अपनी, एक ही दिन में क्या हालत हो गई। ईसा एक टांग बेड पे रखते हुए अपना रुख इसकी तरफ करते हुए बोला। अभी दूध पीऊंगी तो शक्ल भी अपनी असल हालत में आ जाएगी। मार्गरेट ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। कभी कभी ऐसे लोगों को भी खुद के लिए परेशान होते देखकर बहुत सुकून महसूस होता है, जिनको हम परेशानी में मुब्तला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज मार्गरेट भी ईसा को खुद के लिए परेशान देखकर खुश थी। वो इसके लिए हर रोज बीमार होने के लिए तैयार थी। मार्गरेट, तुम कल यूनी मत जाना। तुम्हारा जो भी काम पेंडिंग होगा मैं करवा दूंगा, तुम बस रेस्ट करो अभी। हादी बेड की पायंती पे बैठकर संजीदगी से बोला। थैंक्स हादी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, मार्गरेट ने मुस्कुराहट कहते हुए कहा। कोई ठीक नहीं हो, तुम कल यूनी नहीं जा रही, स्टीफेंस ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। वैसे स्टीफेंस, इस वक्त मार्गरेट से ज्यादा तुम मुझे बीमार लग रहे हो, इसलिए तुम भी अब आराम करो। नायका, तुम एकदम ठीक हो, इसलिए तुम इन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ईसा ने मसनूई संजीदगी से कहा। अच्छा, और अगर इनका ख्याल रखते रखते मैं बीमार पड़ गई तो? नायका ने इसे घूरा। पागल लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चुड़ैलें बीमार नहीं पड़ती? ईसा ने शरारत से मुस्कुराहट दबाई। इसकी बात पे सब हंस दिए। तुम्हें तो बस मौका चाहिए। नायका ने कुशन इसकी तरफ उछाला, जिसे वो कैच कर गया। बस खबरदार, अगर अब नायका को तंग किया तो। स्टीफेंस ने ईसा को देखकर मुस्लिम संजीदगी से कहा। हाँ, ओके, तुम कहते हो तो ठीक है। अब मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। मार्गरेट, अपना बहुत ख्याल रखना, ईसा कहते हुए खड़ा हुआ। ईसा, क्या तुम मुझे यूनी ड्रॉप कर दोगे? मैं बस वहीं से घर जाऊंगी। सुमेरा भी जाने के लिए खड़ी हुई। हाँ, क्यों नहीं। आदि, तुम आज मेरे साथ घर चल रहे हो ना? ईसा ने हादी की तरफ देखकर कहा। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज मैं हॉस्टल ही जाऊंगा। मार्गरेट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं भी अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, आदि कहकर वहां से चला गया। ईसा ने इसे देखकर कंधे उचकाए और सबको सलाम बोलकर सुमेरा के साथ वहां से चला गया। नायका इनको बाहर तक छोड़ने गई। मार्गरेट, तुम बेहोश कैसे हुई और वहाँ तुम लेने क्या गई थी? सबके जाने के बाद स्टीफेंस से पूछने लगा। पता नहीं भाई, शायद भूख की वजह से चक्कर आ गए थे, कुछ समझ ही नहीं आई। वो आहिस्ता से बोली। तुमसे कितनी दफा बोला है कि भूखी ना रहा करो। बच्चों की तरह जबरदस्ती तुम्हें खाना खिलाना पड़ता है। तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता, फिर क्यों ऐसे तंग करती हो? किसी दिन तुम मेरी जान ले लोगी। स्टीफेंस की आंखें फिर से नम हो गईं। इसने मार्गरेट का सर चूमा और इसे अपने साथ लगाया।
भाई प्लीज अब ऐसे तो ना कहें, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मार्गरेट इसके सीने पे सर रखे रूहानी लहजे में बोली, अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। स्टीफन ने अपने आंसू साफ किए और इसे बेड पर लिटाकर कंबल इसके ऊपर दिया। वो आंखें बंद किए कुछ ही देर बाद सो चुकी थी। आज जितने सुकून में नायका थी, ईसा इस कदर बेचैनी महसूस कर रहा था। वो अपने कहे गए अल्फाज पे पछता रहा था। इसने नायका को जो उम्मीद दिलाई थी, अगर वो इस पे पूरा ना उतरा तो क्या होगा। अगर ईसा की बातें इसे सुकून दे रही थी तो ईसा की जुदाई इसे मार भी सकती थी। वो घर जाने के बाद सिर्फ यही सोचता रहा कि वो इसे खुद कैसे तकलीफ में मुब्तला कर सकता है। आगे जाने क्या होगा क्या नहीं। अगले दिन मार्गरेट जिद करके यूं चली गई थी क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक थी। आज फरासीम 2 दिन बाद ईसा से मिल रहा था। भाई, आपने अब तक जितनी भी रिसर्च की, इसके मुताबिक आपने क्या नताइज अखज़ किए? आज फिर इसी बेंच पे बैठे दोनों महुए गुफ्तगू थे। अभी तक तो मैं सिर्फ इतना ही जान सका हूँ कि इस्लाम और ईसाइयत में बहुत ज्यादा यकसानियत पाई जाती है, जैसे नमाज अदा करना, रोजे रखना वगैरह, लेकिन बहुत सी चीजें मुख्तलिफ भी हैं, जैसे नमाज और रोजे रखने का तरीका। लेकिन जो सबसे चीज है वो एक है अकीदे पे ईमान। मुसलमान अल्लाह की वाहदानियत पे ईमान रखता है, जबकि ईसाइयों का एक फिरका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है क्योंकि वो बिना बाप के पैदा किए गए, और एक ऐसा फिरका भी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानता है। फरासीम अभी बोल रहा था कि वो बीच में बोल पड़ा, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन हुए? ईसा ने सवालिया नजरों से देखा। क्या मतलब? फरासीम ने हैरत से पूछा। मतलब साफ है, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, ना ही मैंने कभी इन चीजों पे रिसर्च की है, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी बिना बाप के पैदा कर सकता है। ईसा की बात ने इस फरासीम को सोचने पे मजबूर कर दिया। फरासीम ने सिर्फ सर हिलाने पे इक्तिफा किया क्योंकि इस बात का वो जवाब नहीं दे सकता था। ईसा, तुमने इस दिन अपने मामा पापा के बारे में बताया। क्या तुम्हारी माँ पापा ने सिर्फ अपनी मोहब्बत के खातिर इस्लाम कबूल किया था या कोई और भी वजह हो सकती है? फरासीम ने मौजू बदला। और क्या वजह हो सकती है? यही वजह होगी, या हो सकता है कोई और वजह भी हो, लेकिन बस मुझे इतना ही पता है, मामा पापा ने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। ईसा ने सादगी से कहा, तो तुम अपने अंकल अब्दुल्ला से पूछ लेना जिन्होंने तुम्हें ये सब बताया था, इनको तो सब कुछ पता होगा। फरासीम ने संजीदगी से कहा, हाँ ठीक, मैं पूछूंगा। ईसा ने कुछ सोचते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, किसी ने इनके पैरों पे जोर से बेग पटका। दोनों बेग को देखकर चौंके, फिर बेग पटकने वाले को। मार्गरेट बहुत गुस्से से दोनों हाथ कमर पे टिकाए ईसा को घूर रही थी। मार्गरेट, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? ईसा ने इसका बेग उठाया और खड़ा होकर इसे हैरत से पूछने लगा। फरासीम अभी भी बेयकीनी से देख रहा था। तुमने क्या कहा था? मुझे बस मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आ जाया करूंगा, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा फोन? वो गुस्से में चिल्लाई। ईसा ने जल्दी से अपना फोन निकाला जिस पे मार्गरेट के मैसेजेस थे। तो सोहेल यार, मैंने देखा ही नहीं। वो फोन चेक करते हुए बोला, मोबाइल तुम्हारे पास था, फिर भी मेरे मैसेजेस नहीं देख सके। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हो, तुम चाहते हो मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे भागती रहूं, एक दिन ऐसे ही भागते भागते मर जाऊंगी। वो कहते हुए रो पड़ी थी। ईसा के हाथ से बेग खींच कर वो रोती हुई वहां से दौड़ी। ईसा इसे वाजे ही देता रह गया, मगर वो रुकी नहीं। वो नहीं आएगी, तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। फरासीम ने इसके कंधे पे हाथ रखा। लेकिन ये रो क्यों रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा अभी भी इसकी बातों में उलझा हुआ था। इससे पूछोगे तो पता चल जाएगा, फरासीम ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चला गया। ईसा भी मार्गरेट के पीछे चलता हुआ चर्च के बाहर दरवाजे के पास नीचे बैठ गया, जहां वो सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, प्लीज मत रो, वरना तुम्हारा भाई मेरी जान ले लेगा, वो मासूमियत से बोला। मार्गरेट ने सर उठाकर इसे एक बार फिर से घूरा। कसम से मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई में तुम्हारे मैसेजेस नहीं देखे थे। प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोते नहीं हैं। ईसा ने इसके आंसू साफ किए। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम फरासीम के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी महबूबा हो। मार्गरेट ने बेरुखी से कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है, मुझे इनको वक्त देना पड़ता है। वैसे भी इनसे गप्पे मारने के लिए थोड़ी मिलता हूँ, इनको मेरी जरूरत होती है, इसलिए इनके साथ होता हूँ। ईसा इसकी बात पे हंसा। तो फिर ठीक है, आइंदा मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, फिर तुम्हें मुझे भी टाइम देना पड़ेगा। मार्गरेट ने रुख इसकी तरफ किया। क्या मतलब, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? ईसा ने हैरत से पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी। मतलब तुम मुझे भी वो सब बताओगे जो तुम फरासीम को बता रहते हो? मार्गरेट से और कोई बहाना ना बन पाया तो इसने यही बोल दिया।
अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अभी अपना मूड ठीक करो और उठो यहाँ से, चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। ईसा ने इसका हाथ पकड़कर इसे उठाया और दोनों वहाँ से चले गए। ईसा को आज मार्गरेट का रवैया बहुत अजीब सा लगा था, बहुत बचपना सा था इसके रवैये में। ईसा भी इसे नादान समझकर नजरअंदाज कर गया। ईसा ने हाफिज अब्दुल्ला को फरासीम के बारे में बताया था, जिसके बाद हाफिज अब्दुल्ला ने फरासीम को इस्लामिक की क्लासेस लेने का मशवरा दिया, जिसे इसने खुशदिली से कबूल किया था। ईसा ने इसे कुछ चीजों के बारे में बता दिया था कि तलफ़्फ़ुज़ की गलत अदायगी से पूरी आयत का तर्जुमा बदल सकता है, जिस वजह से हम जाने अनजाने में गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं। जैसे मार्गरेट को साउंड्स के बारे में बताया था, वैसे ही कुछ जरूरी हरूफ थे जिनकी पहचान कराना बहुत जरूरी था। इनकी पहचान करा चुका था। अब कुरान पाक की अदायगी सिखाने की जिम्मेदारी हाफिज अब्दुल्ला अपने सर ले चुके थे, जबकि ईसा इन्हें कुरान के अलावा सुन्नत और अहादीस के बारे में साथ साथ बताता रहता था। लेक्चर के बाद अब हाफिज अब्दुल्ला भी अक्सर औकात इनके साथ ही मस्जिद में चले जाते और फरासीम को कुरान पढ़ना सिखाते। अंकल आपसे कुछ पूछना था। कुरान पढ़ने के बाद वो तीनों अभी मस्जिद में बिछी सिफ में बैठे थे जब ईसा ने इन्हें मुखातिब किया। पूछो, क्या पूछना है? हाफिज अब्दुल्ला ने शाइस्तगी से कहा। वो आपने इस दिन मुझे मामा पापा के बारे में बताया था, लेकिन इस दिन मैं मास की वजह से कुछ पूछ नहीं सका। मैंने ये पूछना था कि मामा ने सिर्फ पापा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था या कोई और वजह भी थी? ईसा ने पूछते हुए थोड़ी आर महसूस की, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसे ये बात पूछनी चाहिए भी कि नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? हाफिज अब्दुल्ला ने चश्मा उतारते हुए पूछा। वो मैंने इसे कहा था, शायद इसीलिए ईसा की खामोशी पे फरासीम को बोलना पड़ा। और अंकल, पसंद की शादी तो सबका हक है, फिर मेरे मामा पापा को यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया? ईसा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। हाफिज अब्दुल्ला इन दोनों को गौर से देख रहे थे। मैंने कब कहा था इनको पसंद की शादी की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाला गया? हाफिज अब्दुल्ला ने इसे सवालिया नजरों से देखा। तो फिर? ईसा ने हैरत से पूछा। हाफिज अब्दुल्ला ने आह भरी दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदी, फिर कुछ लम्हे बाद आंखें खोलकर सीधे होकर बैठ गए। तुमने सिर्फ अपनी माँ के बारे में पूछा, अगर बाप के बारे में भी पूछे कि इसने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया, तो तुम्हें ही एक सवाल के जवाब में सारे जवाब मिल जाते जिनके बारे में आज तक तुम सोचते आए हो। हाफिज अब्दुल्ला सर झुकाए बोल रहे थे। क्या मतलब? हैरत के बारे में ईसा के कुछ बोल ही नहीं पाया। फरासीम भी हैरत से हाफिज अब्दुल्ला को देख रहा था। मतलब ये कि तुम्हारी माँ शादी से पहले क्रिश्चियन थी और तुम्हारा बाप यहूदी? हाफिज अब्दुल्ला ने एक नजर ईसा पे डाली, जिसकी हैरत के मारे आंखें बाहर आने को थी। फरासीम को तो यूं लगा था जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही हो। तो क्या इन लोगों ने भी मेरी तरह किया था? फरासीम ने संजीदगी से पूछा। हाफिज अब्दुल्ला ने सर नफी में हिलाया। यूके की जिस यूनिवर्सिटी में ज़ैनब और मुईस MBBS कर रहे थे, वहाँ डिग्री मुकम्मल होने के बाद हर टॉपर से इसकी एक ख्वाहिश पूछी जाती है और स्टूडेंट जिस भी ख्वाहिश का इजहार करे वो यूनिवर्सिटी को हर हाल में पूरा करना पड़ती है। मुईस ने भी टॉप किया था ज़ैनब और वो बहुत खुश थे, क्योंकि इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। लेकिन मुईस ने जो ख्वाहिश बयान की वो यूनिवर्सिटी के लिए नाकाबिले कबूल थी। मुईस चाहता था इसे वो जगह दिखाई जाए जहाँ इनके साइंसदान रिसर्च करते हैं। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद यूनिवर्सिटी में फैसला किया है इसकी यह ख्वाहिश पूरी करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये एक यहूदी है। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो इसे वहां ले जाने की कभी भी इजाजत ना दी जाती। मुईस को वहां ले जाने से पहले और बाद में भी यही समझाया गया था कि वहां जो भी देखेगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जो चीज वो देख आया था, इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और सबको इसके बारे में बता दिया, जिस वजह से इसे यूनिवर्सिटी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया और उसके साथ ज़ैनब ने भी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। हाफिज अब्दुल्ला कहते कहते रुके। वो दोनों बहुत गौर से इनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या देखा था वहाँ? फरासीम ने पूछा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।